नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। हम है स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में और हम किसी रिसोर्ट या फिर हॉलिडे होम में नहीं, इनफैक्ट हम एक स्टार्टअप के हेड ऑफिस में बैठे हैं। जी हाँ, हम हेक्टर बेवरेजेस के ऑफिस में बैठे और हमारे साथ मौजूद हैं इस इकोसिस्टम के जाने माने चेहरे और हम बात करेंगे आज क्या उम्मीदें हैं इनकी बजट से। वैसे आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स की जरूरतों को एड्रेस करने वाला ये शायद इस सरकार का पहला ठोस बजट होगा। अब देखना यही है कि इकोसिस्टम के लोग क्या चाहते हैं, रियायतें या फिर सरकार की रेगुलेशंस में क्लैरिटी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हेक्टर बेवरेजेस के को फाउंडर नीरज कक्कड़, अभिनय चौधरी जो को फाउंडर है बिग बास्केट के, हैप्पे के सीटीओ और को फाउंडर अंशुल राय और साथ ही साथ एक निवेशक प्राइम वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रीपति आचार्य। आप सभी का स्वागत है। तो मेरा सवाल नीरज आपसे पहले यही होगा, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट किया गया है सरकार की ओर से स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर। बजट में आप लोग क्या चाहते हैं, रियायतें चाहेंगे, सॉफ्ट चाहेंगे या फिर सिर्फ क्लैरिटी काफी रहेगी? आई थिंक जब स्टार्टअप्स जब हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्ट्रप्टिव करें, कुछ जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अच्छे ढंग से एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहे हैं हम उससे बेटर करना चाहेंगे। तो आई थिंक रियायतें हम लोगों की मेजर जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस रियायत से बनाना चाहते हैं तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं पे गलती कर रहे हैं। आई थिंक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो अगर आपका सवाल यह है कि रियायत चाहिए या क्लैरिटी, तो क्लैरिटी चाहिए 100% पहले। फिर आप भी ये कहेंगे कि क्योंकि आपका बिजनेस काफी सालों से रन कर रहा है और आपने वो सारे प्रॉब्लम एरियाज फेस किए हैं टैक्सेशन को लेकर, हर डिफरेंट स्टेट में अलग अलग टैक्स होता है, क्या वो क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत होगी? हाँ, क्लैरिटी की जरूरत तो है डेफिनेटली। और जब स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे होते हैं, सेटअप कर रहे होते हैं ऑपरेशंस, तो काफी लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, राइट? सो क्लैरिटी एट द सेम टाइम आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, आई थिंक कहीं कहीं पर रियायत भी जरूरत है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं आईटी को रियायत मिली, दैट्स द रीजन इट कुड बूम सो मच, राइट? So I guess depending upon the nature of the business, even riayat is also critical for some of the startups. अंशुल, कंसिडरिंग आपकी कंपनी फेयरली इन बाकी दिग्गजों के सामने थोड़ी सी छोटी है, आपकी बड़ी उम्मीद क्या है? आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग कि दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक क्लैरिटी एज अ फिनटेक कंपनी, बहुत चीजों में क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है इन कपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो कि आरबीआई ने रखे हैं। कुछ पॉलिसीज एक कॉमन व्यू पॉइंट के साथ रखी जाती हैं और जब आप एज अ स्टार्टअप कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हो और किसी मॉडल को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो यू वांट टू चैलेंज दैट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड यू नीड क्लैरिफिकेशन। आप जाके बात करना चाहते हैं किसी से, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा? जी। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, विच इज इन माई ओपिनियन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सरकार आप लोगों के बिजनेस मॉडल्स को समझे और उस लिहाज से फिर कुछ नीतियां बनाए। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा श्रीपति इस समय है डोमिसाइल को लेकर और जो कैंपेन ऑफ सॉर्ट्स आप ही के इकोसिस्टम में चल रहा है कि स्टे इन इंडिया। अब भारत में कंपनियां डोमिसाइल रहे, यहीं पर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, क्या उसको सरकार इस बारी बजट के जरिए एड्रेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नीरज ने पहले की थी कि यदि आप एक कंपनी यूएस में या सिंगापुर में कहीं और आप स्टार्ट करें और इंडिया में स्टार्ट करें, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मगर यदि आप देखें अभी कि यदि आप कहीं और इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो बाकी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो एफडीआई हम इंडिया में कहेंगे, उनका जो प्रेफरेंस है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें तो मतलब रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े मोर कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पे आईपी प्रोटेक्शन की बात हो या किस टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल्स की बात हो। सो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इजी से सबसे सहज रखना पड़ेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला ऐसा माहौल। सो यदि ऐसा करेंगे तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स पहले इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट करने की सोचेंगे। नीरज, क्या ये फंड रेजिंग ही एक बड़ा मुद्दा है जहां पर आपको लग रहा है कि बाहर डोमिसाइल आप लोग होंगे तो बेहतर रहेगा, या फिर हर रोज के काम में रेगुलेशंस इतने मुश्किल हैं कि वो अड़ंगा बनते हैं? आई थिंक देखिए, अगर आप
आपका जो ऑपरेशन अगर इंडिया में है तो इंडियन रेगुलेशन को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक प्राइमरी रीजन इज कैपिटल मूवमेंट की बाहर अगर आप सिंगापुर या कहीं बाहर पे अपना कंपनी डोमिसाइल कर रहे हैं। बट आई थिंक फॉर अ सर्टेन कुछ चीजों के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इट्स बेटर कि आप सिंगापुर डोमिसाइल कंपनी में काम करें। इट्स बेटर फॉर योर एग्जिट्स, योर ईसॉप, योर अदर थिंग्स आर, योर मनी इज इजियर टू टेक आउट। अपना पैसा बाहर निकालना आसान होता है। तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ रीजंस, बट आई थिंक अगर आपका इंडिया में ऑपरेशन है आपको इंडियन लॉ से फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभिनव, उस लिहाज से फिर सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, और स्पेशली वो जो 6 यूनिकॉर्न्स बाहर रजिस्टर हो गए हैं, उनको भारत में वापस लाया जाए? वो क्या, कौन सा बड़ा नियम आए? मेन रीजन जो है बाहर कंपनी को रजिस्टर करने का कि जो कैपिटल गेन्स जो होता है इन्वेस्टर्स का, वो कैपिटल गेन्स में टैक्सिंग कैसा हो रहा है। अगर सिंगापुर में कोई टैक्सिंग नहीं है और इंडिया में है तो ऑब्वियसली दैट्स द बेटर वे आउट, राइट। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स इज इंट्रोड्यूस, तो आई गेस दैट विल बी द बिग चेंज फॉर, एंड देन दैट विल स्टॉप that exodus to large extent. In fact, यही मेरा अगला मुद्दा था उठाने के लिए कि कैपिटल गेन्स इस समय अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते 1 साल होल्ड करें और उसके बाद निकले तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वेराज जो आप लोग रिस्क उठाते हैं और स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं 3% के होल्डिंग पर भी 20% टैक्स देना होता है। क्या आप चाहते हैं इसको सरकार खारिज कर दे या फिर सिर्फ 1% लेवी लगाए तब भी वो काफी होगा? तो पहली बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टर पब्लिक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रीजन 1 साल के बाद हम कैपिटल गेन्स नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोत्साहन देने के लिए। आप यदि सोचें कि जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और स्टार्टअप जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है और लॉन्ग टर्म तो लगा हुआ है। लॉन्ग टर्म तो लगा ही 1 साल में, तो मतलब यदि आप किसी स्टार्टअप इन्वेस्टर से बोलेंगे उनका टाइम होराइजन तो 4, 5, 7 साल होता है। तो उसके इक्विवेलेंट रखना, यदि आप 1 साल बाद बोलें कि यदि आपको कैपिटल गेन्स नहीं है तो बहुत अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो केवल इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचते, वो इन्वेस्ट करके एग्जिट्स भी कैसे होंगे और रिटर्न्स कैसे मिलेंगे भी सोचते हैं। तो यदि हम उसको अट्रैक्टिव बना दें तो नॉट ओनली की कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट करेंगी, बट जो बाकी जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बोलेंगे ये तो बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। सो आई थिंक पैरिटी विथ जो आप बोल रहे हो पब्लिक मार्केट्स इन्वेस्टमेंट जो हमने ऑलरेडी है विल बी वेरी अट्रैक्टिव। वो एक बहुत बड़ा की रहेगा अगर वाकई में उसको वित्त मंत्री एड्रेस करते हैं। लेकिन क्योंकि टैक्सेशन का मुद्दा उठा है, अंशुल मैं आपसे समझना चाहूंगी टैक्स को लेकर आप जैसी छोटी कंपनी की क्या दिक्कतें होती है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं और इनफैक्ट पॉलिसी में भी कह दिया गया है कि 3 साल अगर आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं उस पर टैक्स छूट मिलेगी, उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। दिक्कत यही है 3 साल में कौन सी कंपनी मुनाफा बनाती है? Not just that, I think there are other taxes also which government should, which they haven't talked about is, for example जैसे TDS है, so as a B2B company जब हम एक इनवॉइस रेज करते हैं तो सामने वाली कंपनी हमको उस पर 10% TDS काट के देती है। हमको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है अभी क्योंकि हमारा अभी कोई प्रॉफिट है नहीं। बट होता क्या है, ये जो 10% TDS कट के आया है ये हमारा ब्लॉक होके रह गया 1 साल के लिए। सो विच मीन्स कि 10% माई रेवेन्यू इज ब्लॉक्ड फॉर अ ईयर। ऑब्वियसली हम क्लेम कर सकते हैं सरकार से वापस, बट वो पैसा रुक जाता है, उसका एक प्रोसेस है, एक पेपर वर्क है जो हमको करना पड़ता है टू गेट दैट मनी बैक। आई थिंक वो भी इफ सम सेल्फ सर्टिफिकेशन कैन डू कि अगर ये आ जाएगा कि सम स्टार्टअप इज इन दैट स्टार्टअप कैटेगरी और 3 साल तक उसको नहीं देना है या फिक्स्ड अमाउंट तक नहीं देना है, एंड इफ दे कैन सर्टिफाई ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सेल्फ सर्टिफाई, और सामने वाला टैक्स नहीं काटे बिफोर दे पे योर इनवॉइसेस, तो that would also help. नीरज आप यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं? I think there are thousands and lakhs of startups जो कि आएंगी छोटे शहरों में और वो लोग पहले साल से प्रॉफिट बनाते हैं, like they are doing businesses when they earn money from the beginning and they don't, उनको कोई वेंचर कैपिटल टैप नहीं है कि पैसा वेस्ट करें कई साल तक बिफोर बिल्डिंग अ बिजनेस। तो उन लोगों के लिए वो जो छोटे स्टार्टअप खड़े होंगे और जिनका नंबर काफी ज्यादा होगा, जिनका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होगा, रादर देन कि जो 20-25 टॉप नेम्स हैं, उन लोगों के लिए 3 साल का टैक्स ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ गुड स्टार्ट, लाइक इट्स अ गुड स्टार्ट, इट वुड हैव इट्स ओन मीनिंग इन स्मॉल टाउन। ये आई थिंक
इसको सिर्फ बड़ी कंपनी के बारे में सोचना थोड़ा सा मायोपिक हो। चलिए, तो सरकार इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि सही कदम पर जरूर चलिए, लेकिन कुछ और शायद ट्वीकिंग की जरूरत है। जैसे अंशुल कह रहे थे, टीडीएस को लेकर छोटी कंपनियों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि वहां पर पैसा फंसा रहता है। हम इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कई दूसरे मुद्दे शामिल है जो स्टार्टअप्स को परेशान कर रहे हैं, खासतौर से सर्विस टैक्स, वैट क्या पे करे, क्या यहां पर कुछ राहत मिलेगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खास पेशकश और मुद्दा है बजट से क्या उम्मीद है स्टार्टअप इकोसिस्टम के। हमारे साथ है यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स और साथ ही स्टार्टअप फाउंडर्स। अब बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमने कैपिटल गेन्स टैक्स जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है उसकी चर्चा की, लेकिन सर्विस टैक्स को लेकर भी यहाँ पर हमेशा दिक्कतें रही हैं। अभिनव, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि शायद थ्रेशोल्ड जो 10 लाख का है उसको बढ़ाकर 50 लाख किया जाए, उससे क्या वाकई में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी? हाँ, राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आई थिंक इट शुड नॉट बी की वैल्यू बेस्ड, इट शुड बी टाइम बेस्ड। आई वुड सजेस्ट कि जैसे बोला कि आपको 3 साल के लिए इनकम टैक्स माफ करेंगे स्टार्टर्स का, ऐसे कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए क्योंकि इनिशियली जब आप सेटअप कर रहे हैं आपको इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो पूरा आपको एक टीम रखनी पड़ती है सारे टैक्स को कंप्लायंस करने के लिए, रिटर्न्स भरने के लिए, उन सबको मैनेज करने के लिए। तो स्टार्टअप्स को कुछ टाइम के लिए 2-3 साल के लिए सर्विस टैक्स में जस्ट पीरियड जब से बिगनिंग से लेके फर्स्ट 3 साल अगर आपको नहीं करें तो लॉट ऑफ वो जो रिसोर्सेज हम स्पेंड करते हैं वो कम हो जाएंगे, लॉट ऑफ टेंशन विल गो डाउन फॉर की कंप्लायंस और रेगुलेशन के हिसाब से। तो इट शुड टाइम बेस्ड इज आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 3-4 years इट शुड नॉट बी देयर। आई थिंक देखिए, मेरा स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है। हम लोग कैटलिस्ट हैं, हम लोग अपनी कंपनी खुद खड़ी कर सकते हैं बिना रियायत के। आई थिंक क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट है कि इस टाइम अगर गवर्नमेंट उसको ढंग से अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो हम सब लोग इसमें काफी वैल्यू क्रिएट कर पाए। श्रीपति, मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि यदि आप स्टार्टअप देखें, जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, यदि बड़ी सिटीज में या छोटी सिटीज में जैसे नीरज बोल रहे हैं, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी है, मगर 2 चीजें जो हैं वो बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। एक, आप जो कैपिटल है जो इसमें आप डिप्लॉय करते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए, दूसरा है टाइम। हमारे पास 3 CEOs हैं, इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको बोलें कि आप ये फिगर आउट करो कि ये टैक्स कैसे भरना है, ये 50 फॉर्म कैसे करने हैं, वो बहुत बैड है कंपनी बढ़ाने के लिए। सो क्लैरिटी, एज नीरज सेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम बचाती है। यदि आप बोलें कि आप एक ऐप में लेके कर दीजिए, आई थिंक ऑल द स्टार्टअप्स को टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट, दैट्स इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो रियायती की बात है वो यदि आप बोलो कि ये TDS नहीं करें, यदि आप वैट में थोड़ा वो हो, तो वो जो पैसा जो बचता है वो फिर बाद में वो कंपनी बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ही करता है। क्योंकि आपने वैट का मुद्दा उठाया, कई जगहों पे वैट चार्ज होता है, कई लोगों को सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, और कुछ इश्यूज में दोनों जगह वो पे होता है। अब इसमें क्या आपको लग रहा है कि शायद एक ही फिक्स हो जाए तो शायद इजी रहेगा? अभिनय? हाँ, जरूर। आई मीन एक हो जाए तो फिर इट्स इजियर, एंड देन जब GST आएगा तो वो एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी भी आएगी टैक्सेस की, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल हमारी कंपनी के लिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारे हर स्टेट में हम जो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और तो एक सिंगल टैक्स एंड देन यूनिफॉर्मिटी काफी हेल्पफुल रहेगी जरूर। अगला मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी कि अब तक जो सरकार ने बात की और हमने देखा भी है, जो बूम आया है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनियों में ही आया है। अब मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं और हेक्टर बेवरेजेस एक बड़ा एग्जांपल है। क्या आपको लग रहा है उतना, इफ नॉट फॉर द लॉस ऑफ वर्ड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड इंसेंटिव, मिल रहा है आप लोगों को एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में उतरने का? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्टिव पावर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कम है, तो आपके प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो ही इन द एंड डिटरमिन करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। हाउएवर जो बड़ी कंपनियां हैं उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत एडवांटेज है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने के कारण वो लोग आपको शुरू में वो इतना एडवांटेज नहीं मिलता है और वो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव लॉस स्ट्रांग कर पाए, जो बड़ी कंपनी अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज लेके
because we have anti-dumping duties, so why can't we have similar within the country where the larger companies are not able to use the economies of scale to crush the small. राइट और मेक इन इंडिया का पॉइंट श्रीपति मैं आपसे भी उठाना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत नोवेल आइडिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसका भरपूर फायदा शायद विदेशी कंपनियां उठाएंगी, लेकिन एक ग्रेट एनवायरनमेंट है भारत में स्टार्टअप्स के लिए भी उसका फायदा उठाने के लिए, राइट? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दैट ये आप सोचें कि ये जो कंपनीज इंडिया में स्टार्ट करती हैं, आपको पूरा फुल साइकिल सोचना चाहिए कि यदि हम कैसे एक दिन में, उन्होंने बताया कि मोबाइल एक ऐप से आप स्टार्ट कर सकते हो, वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि जो जितने एंटरप्रेन्योर्स बोले कि एक दिन में 24 आवर्स में यदि मैं स्टार्ट कर लूं, सिंगापुर में फॉर एग्जांपल 24 आवर्स इज लाइक द बेस्ट इन क्लास इन द वर्ल्ड, इट्स अ ग्रेट थिंग टू होप फॉर। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो कंपनी स्टार्ट होती है उसको यदि आप शट डाउन करना भी इजी कर दें तो और भी लोग सोचेंगे कि मेरे को शट डाउन करने में 2 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये फुल लाइफ साइकिल जो है एक स्टार्टअप का, उस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना तो जहां सरकार आसान बना रही है कारोबार को शुरू करना, उसे बंद करना भी आसान बनना चाहिए और उसके लिए हम नजरें बनाए रखेंगे कि पार्लियामेंट में वो बैंक्रप्सी कोड पास होता है या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर वो वाकई में होता है बजट के बाद, उस पर नजरें रहेंगी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC आवाज पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बारी यूनियन बजट में ऐसी क्या वो चीजें कही जा सकती हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करेंगी। नीरज, हमने काफी मुद्दों की चर्चा की है और आपने साफ कहा है कि बस क्लैरिटी लाइए, वो बाकी काफी रहेगा। कोई ऐसा पेन पॉइंट जो आप चाहते हैं कि पक्का से एड्रेस हो जाए इसके अलावा? आई थिंक कैपिटल इज इम्पोर्टेंट। सो अभी तक जो मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर इंडियन स्टार्टअप रहा है वो फॉरेन फंड्स रहे हैं। फॉरेन फंड्स सेटिंग अप शॉप इन इंडिया, उनके लिक्विड जो लिमिटेड पार्टनर हैं वो सब भी स्टेट फंड्स हैं और पेंशन फंड्स एंड ऑल। आई थिंक द इंडियन मनी हैज टू कम इनटू स्टार्टअप सिस्टम। जो हो रहा है थोड़े लेवल पे एंजल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, बट उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए। इंडियन बैंक शुड पार्टिसिपेट इन इट, LIC दे हैव अनाउंस्ड विल पार्टिसिपेट, अदर PSUs एंड इंडियन पब्लिक इन सम सेंस, बिकॉज जब ये सब सिस्टम जो इंडियन मनी विल पार्टिसिपेट इन स्टार्टअप, आई थिंक द ओनरशिप ऑन द स्टार्टअप और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में एफिनिटी बढ़ेगी और द गुडविल ऑफ द स्टार्टअप सेक्टर वुड इंक्रीज। आपने इंडियन पब्लिक की बात की, उसके लिए तो आपको IPO लाना पड़ेगा, उसके अलावा पैसा नहीं आएगा। तो आर यू गाइज विलिंग टू लिस्ट इन इंडिया? क्या वैसा एनवायरमेंट सरकार ने वाकई में क्रिएट किया है? आप हाँ, अभी एनवायरमेंट है नहीं वैसा कि स्टार्टअप्स को जब लिस्टिंग पे जो क्राइटेरिया जो होता है बेस्ड ऑन कि आपका शेयर्स के प्राइसेस क्या हैं और जो एनालिस्ट जो लोग कंपनीज को जो एनालाइज करते हैं और जो रिकमेंडेशन करते हैं, अभी वो सब एनवायरनमेंट इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए रेडी नहीं है, राइट? तो अगर आप लिस्ट भी करेंगे तो आपको सही वैल्यूएशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो वो एनवायरनमेंट चेंज होना है। दूसरा आपने पूछा कि और क्या बजट से, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, रिटेल के लिए, ऑनलाइन रिटेल के लिए, स्पेशली ग्रोसरी के लिए हमको लगता है FDI बहुत जरूरी है इस देश के लिए। ये जो पूरा सप्लाई चेन का जो इन्वेस्टमेंट है इस कंट्री में, जैसे हम अभी जाके फार्मर से डायरेक्टली खरीद रहे हैं, वो सब बहुत जरूरी है। तो वो लार्ज इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो सप्लाई चेन को सेटअप करने के लिए इस कंट्री में। तो FDI रिटेल, ऑनलाइन रिटेल के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, वो आएगा तो काफी फायदा होगा। ओके, और वो एक्सपेक्टेशन सालों दर साल हमने देखा, आप ही नहीं बड़ी कंपनियां भी लेकर आई हैं सामने। अंशु, लेकिन ESOP से एक मामला है जिसको लेकर काफी लोगों ने कहा है, कई स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि क्लियर पॉलिसी चाहिए। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इस पर वित्त मंत्री कुछ कहेंगे? हाँ, आई थिंक एक ऑलवेज सेड कि एक क्लैरिटी तो चाहिए ESOP के अंदर। अभी सपोज देयर इज अ स्वेट इक्विटी, कोई एडवाइजर आप बोर्ड पे लेके आ रहे हो, आप उनको इक्विटी देना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक टैक्सेशन अराउंड ESOPs इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड अभी, तो उन सब पे क्लैरिटी और चीजें सिंप्लीफाई करनी चाहिए। दीज थिंग्स इन जनरल विल डिफाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि नई कंपनियां जब खड़ी होंगी उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि दे विल बी एबल टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल हु विल हेल्प देम टू सर्वाइव एंड ग्रो। एज एन इन्वेस्टर श्रीपति, आप क्या चाहेंगे, क्योंकि आप लोग नॉर्मली विदेशों से पैसा लेकर आते हैं और इन भारतीय कंपनियों में लगाते हैं, क्या इंडिया में वो फंड रेज करना मुश्किल है? वहां पर क्या कुछ सरकार कुछ कर सकती है? एब्सोल्युटली, आप ये देखिए कि हमें इंडिया में इतनी सारी स्टार्टअप्स हैं, हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली, मतलब ये है कि हमें उनको फंड रेज करना, यदि इंडिया से आप पैसे लगा रहे हो या US से पैसे लगा रहे हो, यू हैव टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल।
तो उसमें भी क्या है कि 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यदि आप पैसे दें और इक्विटी मिले, और एक दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट भी है जिसे कन्वर्टेबल कहा जाता है जी। और कन्वर्टेबल में ये होता है कि यदि आपको जल्दी पैसे रेज करना है किसी कंपनी को, वो इन्वेस्टर को बोलती है कि हमें अभी दे दीजिए पैसे, और उसका जो वैल्यूएशन है किस शेयर प्राइस पे दिया जाएगा वो कुछ अरसे बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये काफी यूज किया जाता है स्टार्टअप्स में, आप सिलिकॉन वैली वगैरह में देखेंगे। हमारे इंडिया में जो रूल्स हैं अराउंड कन्वर्टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। यदि आप इंडियन इन्वेस्टमेंट से ले रहे हो तो कुछ हो सकता है, यदि एफडीआई है तो कन्वर्टेबल और कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें ये समझना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से कि क्यों ये चीजें, ये इंस्ट्रूमेंट्स बाकी कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं और उनको हम कैसे इजी करें और बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दें कि यदि आप इंडिया से इन्वेस्टमेंट ले रहे हो या फॉरेन एफडीआई हो, द कन्वर्टेबल रूल्स आर ऑल द सेम। तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, लेकिन यहां से मैं जरूर कह सकती हूं, आप लोगों से बात करने के बाद एक बुलंद आवाज जरूर उठ रही है कि ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। रेगुलेशंस को आप साफ करें, इन कंपनियों को आजादी दें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, और थोड़ी सी रियायतों की मांग जरूर है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।